ठीक है, तो देखो हार्ट में जो ब्लड लेके आएगी उसको कहते हैं वेन, ठीक है, और हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी उसको कहते हैं आर्टरी। इतना सबको डन है? ओके। अब जो ब्लड हार्ट में आएगा वो ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड इसका मतलब होता है डी मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑक्सीजन की, ठीक है, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो ब्लड को लाया जाता है हार्ट में, ठीक है। तो वो कौन कौन लेके आएगा? कौन कौन सी वेन लेके आएगी? सुपीरियर वेना कावा जो कि ऊपर के ऑर्गन से हार्ट में ब्लड को लेके आएगी, और इंफीरियर वेना कावा जो कि नीचे साइड के ऑर्गन से ब्लड जो है कहाँ लेके आएगी? हार्ट में, ठीक है। अब ये देखो सुपीरियर वेना कावा यहाँ से ला रही है, इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे ला रही है, और कहाँ पे कौन सा वाले रीजन पे ला रही है? राइट एट्रियम, ठीक है। जिस रीजन पे लाई इस रीजन को क्या कहा? राइट एट्रियम, ठीक है। इतना सबको समझ आया? अब यहां से एक वॉल्व होती है, जो कहते हैं ना तुम्हारी वॉल्व खराब हो गई है हार्ट में, वॉल्व चेंज करा रहा हूं, यही है वो। तो ये वॉल्व है, ठीक है। ये क्या करेगी? जब ये वॉल्व यहाँ प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल्व खुलेगी, खुलने के बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चले जाएगा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दरवाजा खुला, वॉल्व खुला, कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, और ये जो ब्लड है ये राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। इतना सबको पता चला? ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा? अगला स्टेप है, अब ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, इस ब्लड में ऑक्सीजनेशन होना है, ठीक है, ब्लड को फ्रेश बनाना है, ब्लड को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। तो वो कहाँ बनता है? आपके लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आपके ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है, ठीक है, दोबारा से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। तो ये राइट वेंट्रिकल से देखो ये कहाँ जा रहा है? इधर, ये ब्लू वाली इसमें, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी दो होती हैं, लेफ्ट और राइट, लंग भी दो है ना, राइट और लेफ्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ चली जाएगा? ब्लड लंग में। अब लंग में गया, लंग में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ब्लड फ्रेश होके फिर यहाँ कहीं लंग होंगे, लंग से छनने के बाद वो कहाँ आ गया? पल्मोनरी वेन से दोबारा हार्ट में आ गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, कहाँ गया? लंग में। लंग में गया, वहां उसका प्यूरिफिकेशन हुआ, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन से दोबारा हार्ट के अंदर आ गया। और कौन से वाले रीजन में आया? लेफ्ट आर्ट्रियम। पहले जो गंदा खून था वो कहाँ आया था? राइट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग में गया था, और लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम। अब यहां भी एक वॉल्व होगी, ठीक है, एक और वॉल्व होगी, वो है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। और इस वॉल्व के थ्रू ये ब्लड फिर कहाँ आ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। एक और नोटिस करने वाली चीज है, यहां आप देख रहे होंगे जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये छोटा है, राइट वेंट्रिकल बड़ा है। नोटिस कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? देखो, इसकी जो वॉल होती है ना थोड़ी थिक होती है और ये छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये वेंट्रिकल ही तो प्रेशर दे रहा है ब्लड को, ये वेंट्रिकल ब्लड को प्रेशर देगा और वो ब्लड पूरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितनी छोटी वेंट्रिकल उतना तेज प्रेशर मारेगी, ठीक है। तो यहां से ब्लड आया मिट्रल वॉल्व से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ गया? देखो एओर्टा से, ठीक है, एओर्टा से गया पूरे ऑर्गन में। तो ये जो एओर्टा है ये क्या है? आर्टरी है, ठीक है। इस आर्टरी से ये पूरे ऑर्गन्स में ब्लड चला जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। अब आपको पता चल गया कौन लेके आया? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। कहाँ लेके आए? राइट एट्रियम में। उसके बाद वो कहाँ गए? लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और बीच में जो वॉल्व है वो कौन है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और यहां से फिर ब्लड कहाँ गया छनने के लिए? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में गया, लंग्स में वो प्यूरिफाई हो गया, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में आया। हार्ट में कौन से वाले रीजन में? लेफ्ट एट्रियम में। और फिर वहां से वॉल्व के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सप्लाई हो गए पूरा एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला गया, ठीक है। तो ये है अपना हार्ट। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी हार्ट में? ओके, वेरी नाइस।
अरे इधर से भी कुछ होता है क्या? आई सी। ओके, अच्छा ये नीचे को ऐसे आता है, अच्छा ओके। चलो, और स्टॉप कहाँ से करा? मतलब जैसे मैं इसको करूंगी तो ये हिलता है ना, तो वो कैसे रोका था तुम लोगों ने? आई सी। ओके, चलो अब हम आते हैं आज के मेन मुद्दे में, और मुद्दा क्या है? अरिथीमिया पढ़ना। हमने सुना है अरिथीमिया अरिथीमिया। आज ही मेरे बहुत सारे अपने दोस्तों से बात हुई तो सब लोग बोलते हैं कि यार सीवीएस में तो सब कुछ आता है, लेकिन अरिथीमिया आज तक नहीं आ पाया। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे को इनफैक्ट मैं जब खुद पढ़ती थी मेरे को अरिथीमिया नहीं आता था अच्छे से। ये बहुत डिफिकल्ट अलग सा टॉपिक होता है, बहुत अजीब सा टॉपिक होता है। आप लोग ध्यान से देखना, अभी आप लोगों को समझ आ गया तो ये सबसे ज्यादा जो सीवीएस में जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिक्कत करने वाला टॉपिक है वो यही है, क्योंकि बीपी ईपी तो बहुत इजी है, राज सिस्टम पढ़ो तुम बीपी कर लोगे। एंजाइना भी उतना कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझना ये थोड़ा टफ है, इसीलिए सब लोग इस पर ध्यान देंगे, ठीक है? अब देखो, अरिथीमिया क्या होता है? अरिथीमिया, उससे पहले एक चीज देखो, हमारे हार्ट हार्ट तो आप लोगों ने सबने देख लिया। हार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, ठीक है? इंपल्स जनरेट होता है, इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पूरे हार्ट में फैलता है, और उसी वजह से हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है हमारे हार्ट में। कैसे होता है देखो, ये हमारा हार्ट था, ठीक है? इसमें आर्ट्रियम वाले जगह में क्या है? ऐसे ऐसे नोड, ठीक है? ऐसे नोड है। इस ऐसे नोड में क्या होता है? इंपल्स जनरेट होते हैं। कोई भी इंपल्स होंगे वो कहाँ जनरेट होंगे? आपके ऐसे नोड में। यहां इंपल्स बनने के बाद वो कहाँ जाएंगे? एवी नोड में। कहाँ जाएंगे? एवी नोड में। ये थोड़ा सेंटर में है, ठीक है? एवी नोड में जाए, और एवी नोड यहां से क्या करेगा? इस इंपल्स को पूरे हार्ट में फैलाएगा। हार्ट के नॉर्मली ये वेंट्रिकल वाले रीजन में इंपल्स को फैलाएगा, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो एट्रियम वाला रीजन है वहां पर को ऐसे नोड है, और ऐसे नोड का काम क्या है? इंपल्स को जनरेट करना, इंपल्स बनाना। इंपल्स जैसे बने उसके बाद वो कहां जाएंगे? एवी नोड में जाएंगे। एवी नोड क्या करेगा? जो बंडल ऑफ हिस, ये जो गया है ना एवी नोड से, ये क्या है? बंडल ऑफ हिस। ये पूरा बंडल ऑफ हिस है, बड़ा वाला, ठीक है? इसके थ्रू ये देखो, ये वेंट्रिकल वाले रीजन में फैल रहा है, ठीक है? और बंडल ऑफ हिस के बाद ये जो छोटे छोटे से ये फाइबर जैसे हैं, ये पूरे हार्ट में से फैल रहे हैं, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। और इससे ये पूरे हार्ट में इंपल्स को फैला देगा, ठीक है? क्वेश्चन अगर कोई तुमसे पूछे इंपल्स जनरेशन कहाँ होता है, तुम क्या कहोगे? ऐसे नोड। कहाँ जाएगा ऐसे नोड के बाद? एवी नोड। एवी नोड से फिर बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से पूरे हार्ट में फैल जाएगा, दैट इज किसके द्वारा? पुरकेंजे फाइबर के द्वारा, ठीक है? ये चीज पता चल गई। इसी ये जो ये कंडक्शन वाला पाथवे है, अगर ये नॉर्मल चले तो हमारा हार्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ठीक है? अगर ये वाले सिस्टम में गलती हो गई कुछ, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई कंडक्शन वाले में, तो हमारी हार्ट रेट या तो बहुत तेज चलेंगी, हमारा जो हार्ट है वो फटाफट या तो ऐसे ऐसे बीट करेगा, या फिर ऐसे 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 बीट करेगा, या फिर कभी ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे, इस तरीके से, मतलब कभी तेज हो जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा, कभी करेगा ही नहीं। तो ईसीजी में जो आप लोग देख रहे होंगे ना, जैसे एक नॉर्मल ईसीजी आती है, वेव्स आती है, तो जब ये नॉर्मली काम कर रहा है तो एकदम नॉर्मल है सब, ठीक है? और जब इसमें कोई दिक्कत आ गई है तो उसकी वजह से क्या होगा? कभी हो सकता है कि हार्ट बहुत तेज तेज पंप करे, और कभी हार्ट बहुत धीरे 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 पंप करेगा, ठीक है? और कभी एकदम से तेज करेगा लेकिन पूरा पंप नहीं कर पाएगा, फिब्रिल करेगा, खाली कांपेगा हार्ट हार्ट, मतलब वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा लेकिन फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? इस कंडीशन को कहते हैं क्या? अरिथीमिया। सॉरी, जब मतलब रिदम्स, जो हार्ट की रिदम्स होती है वो एबनॉर्मल हो जाए। एबनॉर्मल मतलब कभी तेज कभी हल्की, ठीक है? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अरिथीमिया। और वो कब हुआ? जब ये तुम्हारे पूरा कंडक्शन सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, इस वजह से क्या हो गया? हमें अरिथीमिया हो गया। तो मैंने लिखा अरिथीमिया इज डिफाइंड एज अ वेरिएशन इन रिदम। हमारे जो हार्ट रिदम्स होती है उसमें जब वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है? फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट कभी तेज हो जाएगी कभी कम हो जाएगी अचानक से,
ठीक है। उसके अलावा जैसे कि कभी कभी ऐसा लगेगा रेस कर रहे हैं, जैसे दौड़ने के बाद नहीं होता है, जब तुम दौड़ते हो चढ़ाई वढ़ाई में, हार्ट कितना मतलब कैसा हो जाता है, हार्ट बीट तुम देखते होंगे कितना फास्ट हो जाता है। तो कभी कभी वैसा हो जाएगा, कभी कभी एकदम से डल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी कंडीशन को कहते हैं हम लोग अरीथीमिया। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया अरीथीमिया में होता क्या है, पता चल गया। किसी को अभी कोई कंफ्यूजन दिक्कत है, किसी को भी? क्या हुआ कुणाल, तुम्हें कंफ्यूजन है? ठीक है, अब ये देखते हैं, अब इस चीज को समझो। ठीक है, फिर मैं 2-3 बार और समझाऊंगी, देखो पहले। अब क्या होता है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ये सबसे टफ पार्ट, अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इम्पल्स जनरेटेड इन ऐसे नोड। ऐसे नोड में आपका इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है, ऐसे नोड से कहां पे, वो कहां पर है, आर्ट्रिया में, उससे कहां जाएगा, एवी नोड में, एवी नोड से कहां जाएगा, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल्स में। ये सबको पता है, पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाएगा। और अभी क्या होता है, ये आपके सपोज सेल है। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी की, अगर वो रेस्टिंग में होती हैं तो वो कितने में होती है, -70 मिली वोल्ट नॉर्मल, और अदर ऑर्गन्स की जो सेल्स होती है। लेकिन जो हार्ट की सेल्स होती है वो कितने में रहेगी, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, तो सपोज, अरे चलो हरा नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं है। ओके, तो ये हार्ट की सेल है। ठीक है, जब ये रेस्टिंग में है तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस सेल के बाहर पर को सोडियम्स है, इस सेल के बाहर क्या है, सोडियम है, और अंदर क्या है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ठीक है, अंदर क्या है सेल के, पोटेशियम है, और बाहर पे क्या है, सोडियम है। ठीक है, तो ये नॉर्मली सेल है। और अब ये क्या है, अभी रेस्टिंग वाली पोजीशन में, यानी इसका जो वो क्या है, 90 मिली वोल्ट। ठीक है, अभी सेल हमारा रेस्टिंग में है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मतलब थोड़े कुछ टाइम बाद, जैसे कोई इम्पल्स जनरेट हुआ। ठीक है, इम्पल्स ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, पुरकेंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में मतलब इम्पल्स जनरेट हो गया। तो जैसे इम्पल्स जनरेट होगा, ये सेल क्या करेगी, देखो अभी रेस्टिंग में है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसमें कुछ सोडियम चैनल होते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल होते हैं, ये खुल जाएंगे। तो सोडियम चैनल खुलेंगे तो सोडियम की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी। जैसे ही सोडियम की एंट्री सेल के अंदर हुई, उसको क्या कहते हैं आपका, डीपोलराइजेशन। उसको क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, सोडियम अंदर चले गया है। ठीक है, उसके बाद अब अंदर सोडियम हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां से पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, थोड़े से पोटेशियम बाहर जाएंगे, तो जैसे पोटेशियम बाहर आएगा उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, और उस समय जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम थोड़े बाहर आ गए हैं। अब क्या होगा, अब पोटेशियम यहां से तो बाहर जा रहा है, लेकिन उतने में क्या हुआ, बाहर से कैल्शियम की भी एंट्री हो गई। बाहर से किसकी एंट्री हो गई, कैल्शियम की एंट्री हो गई। तो ये ग्राफ दोबारा से ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ये नीचे को जा रहा था पोटेशियम बाहर निकलने की वजह से, लेकिन कैल्शियम अंदर आ गया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर से प्लेट्यू बना देगा। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, और ये जो पोटेशियम है ये बाहर को निकलने लग जाएगा बहुत सारा। ठीक है, सोडियम बंद हो गया अब इसका चैनल, पोटेशियम बाहर को निकलने लग जाएगा, तो ये ग्राफ दोबारा से नीचे आ जाएगा। और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब सेल उसी स्टेज में होगी, पोटेशियम जितने में बाहर निकले थे वो अब निकल रहे थे, वो अब थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम रुक जाएंगे बाहर निकलना, कैल्शियम तो उसके अंदर है ही, और सोडियम तो अंदर आ नहीं रहा है, तो इस स्टेज में आ जाएगी, तो दोबारा से सेल क्या हो जाएगी, रेस्टिंग हो जाएगी। तो ये फिर ऐसे करके एक पूरा अपना ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वही चीज है, वही जैसे ही इंपल्स आया। ठीक है, जैसे ही इंपल्स आया तो हमारी जो सेल थी पहले वो किसमें थी, रेस्टिंग में थी। रेस्टिंग में बोलने का मतलब सेल है, उसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम है, बाहर सोडियम है। ठीक है, जैसे ही इंपल्स आया ये सोडियम अंदर घुस गया, तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से ग्राफ ऊपर चले गया। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अंदर सोडियम ज्यादा हो गए तो अब पोटेशियम बाहर निकलने लग गया। तो जैसे पोटेशियम बाहर निकला, ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया, इसको कहते हैं स्लाइट रिपोलराइजेशन, हल्का सा रिपोलराइजेशन हुआ। उसके बाद फिर कैल्शियम की एंट्री हुई, तो कैल्शियम की एंट्री होने की वजह से ये देखो ये प्रॉपर हो गया, क्योंकि अगर पोटेशियम बाहर जा रहा है तो कैल्शियम भी तो अंदर आ रहा है, तो ग्राफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये प्लेट्यू फेज आ गई। कुछ टाइम बाद कैल्शियम चैनल भी बंद हो गया, अब पोटेशियम बहुत स्पीड से बाहर को जा रहा है, तो ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, ये मैंने कहा। तो यही इसने भी कहा है, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने में, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन मतलब सोडियम अंदर गए, तो डीपोलराइजेशन हुआ क्योंकि सोडियम चैनल खुला। ठीक है, और इसके बाद फेज, आप अलग अलग इनको फेज कहते हैं, अभी मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे पोटेशियम चैनल खुला, पोटेशियम बाहर गए, तो तुरंत थोड़ा ग्राफ नीचे आया। उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत डीपोलराइजेशन हुआ तो प्लेट्यू स्टेट आ गई। उसके बाद फिर कैल्शियम चैनल बंद हुआ, पोटेशियम बाहर को निकला, तो उसको तुरंत ग्राफ नीचे आ गया और अल्टीमेटली फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इससे दिखा दूं, ऐसे समझ उतना नहीं आएगा समझ में। ये क्या खुला, अच्छा ये भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा हाँ, ये इसकी बात कर रही थी मैं, देखो अब समझो, अब समझ आ जाएगा। तो पहले याद रखो टोटल कितने फेज हैं, 4। फेज 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 फेज हैं। ठीक है, अब क्या है, अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले मैंने कहा रेस्टिंग में है सेल। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा सेल किस में है, रेस्टिंग में है। देखो सबसे पहले इस स्टेज में मैंने कहा सेल रेस्टिंग में है। रेस्टिंग में मतलब बाहर क्या होंगे, सोडियम होंगे, अंदर पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, ये है। तो अभी सेल किस में है, रेस्टिंग में, अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे नोड में, ऐसे नोड को इंपल्स मिल गया, ऐसे नोड ने क्या किया, इंपल्स को जनरेट किया। जैसे ही इंपल्स आया तुरंत ये देखो ग्राफ ऊपर चले गया, ग्राफ ऊपर चली गया ना, इस फेज को कहते हैं फेज 0। जब ग्राफ ऊपर को गया, ऊपर क्यों गया होगा, ये सेल था, बाहर सोडियम थे, अब ये अंदर जाने लगे। ठीक है, बहुत सारे सोडियम अंदर जाने लगे, इसीलिए क्या हुआ, ग्राफ ऊपर को चले गया। ठीक है, इतना समझ आया। ग्राफ ऊपर क्यों गया, क्योंकि सोडियम अंदर गए, और सोडियम जब अंदर जाता है उस स्टेज को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। उसको क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। फेज 0 में ये बोल रहा है, देखो रैपिड डीपोलराइजेशन, तुरंत डीपोलराइजेशन होगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे और सोडियम सारा अंदर चले जाएगा, तो हमारा ग्राफ ऊपर चले गया, और इस फेज को हमने कहा क्या, फेज 0। इतना सबको समझ आया, फेज 0 सबको समझ आया। पूजा आगे आया, पक्का इधर, ठीक है, ओके। फेज 0 हो गया, अब क्या हुआ, सोडियम तो अंदर चले गए, चलो ये चैनल अब बंद हो गया अंदर करके। अब क्या हो गया, अंदर के जो पोटेशियम है, ये कहेंगे भाई हमें अब बाहर जाना है, सोडियम अंदर आ गया, तो ये पोटेशियम अब बाहर को जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम बाहर को जा ही रहा था, तो ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, देखो। लेकिन उतने में ही कैल्शियम ने कहा कि सब तो अपना अपना खेल रहे हैं, सोडियम खेल रहा है, पोटेशियम खेल रहा है, मैं क्यों चुप रहूं, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना है। तो फिर कैल्शियम क्या करेगा, वो कहेगा मुझे भी आना है गेम में, तो फिर कौन आएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आया। अब देखो इधर से पोटेशियम बाहर जा रहा है, उधर से कैल्शियम अंदर आ रहा है, बैलेंस हो गया। तो ये कौन सी स्टेज आई, प्लेट्यू स्टेज। ठीक है, अगर देखो कैल्शियम नहीं आता तो ये नीचे को ही चला जाता, होता ना ऐसा, रीपोलराइजेशन हो रहा था। रीपोलराइजेशन मतलब नीचे को आना, डीपोलराइजेशन मतलब ऊपर को जाना। ठीक है, तो अब अगर पोटेशियम बाहर को आ रहा होता और कैल्शियम नहीं आता तो ये सीधे नीचे आ जाता, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा पोटेशियम बाहर को आ ही रहा था तो कैल्शियम अंदर आ गया, तो इसने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये कौन सा स्टेज आ गया, प्लेट्यू स्टेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज 2। ठीक है, फेज 1 मतलब खाली पोटेशियम थोड़ा बहुत जो बाहर जा रहा था वो हो गया फेज 1, और फेज 2 मतलब कैल्शियम की भी एंट्री हो गई और वो बैलेंस हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, फेज 2। ठीक है,
अब क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब कैल्शियम बोलेगा हो गया यार मैं थक गया मैं नहीं खेल रहा, तो ये क्या करेगा, बंद कर देगा अपना चैनल। अब कौन बचा, पोटेशियम। ये बोलेगा मैं तो बड़ा खिला रही हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये जाते रहेगा बाहर को। तो पोटेशियम बाहर को गया तो ग्राफ कहाँ गया, नीचे, क्योंकि क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। तो ग्राफ नीचे आ गया, इसको कहते हैं क्या, फेज 3। ठीक है। और फेज 3 के बाद अब क्या हो गया, देखो सेल में कुछ ऐसा हो गया होगा कि अंदर से बहुत सारे पोटेशियम बाहर चले गए हैं। अब क्या कर दिया है, सेल ने पोटेशियम चैनल को बंद कर दिया है, तो अब जितने पोटेशियम है वो अंदर ही रहेंगे। ठीक है। और कैल्शियम तो अंदर आ ही रखे हैं, और जो सोडियम है वो भी अंदर नहीं आ रहे, वो भी बाहर है। तो दोबारा से सेल किसमें चली जाएगी, रेस्टिंग। तो रेस्टिंग में चलेगी, उसको क्या कहेंगे, फेज 4। दैट्स इट, इतना ही है। अब बताओ किसको समझ नहीं आया, दोबारा समझाऊंगी वरना टफ लगेगा। देखो फेज 0 में क्या हुआ, चलो आप लोग ही बताना। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, फेज 4 रेस्टिंग है। ठीक है। फेज 0 ये है जो ऊपर को गया है, ये क्या है, फेज 0। क्यों गया है ये ऊपर, फेज 0 में क्या हुआ होगा बताओ, सोडियम अंदर गया होगा सेल के, उसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो डीपोलराइजेशन हुआ इसलिए फेज 0 आया, ग्राफ ऊपर को गया। अच्छा फेज 1 में क्या हुआ होगा बताओ, पोटेशियम बाहर गया। ठीक है। उसको क्या कहोगे, स्लाइट रिपोलर, थोड़ा ही हुआ है ना, थोड़ा है इसलिए स्लाइट कह रही हूँ। ठीक है। तो स्लाइट रिपोलराइजेशन हुआ, थोड़ा सा पोटेशियम बाहर को आ गया, तो वो क्या हो गया आपका, फेज 1। ठीक है। अच्छा अब बताओ फेज 2 में क्या हुआ होगा, ये ऐसे क्यों हो गया, कैल्शियम की एंट्री हो गई। ठीक है। तो पोटेशियम बाहर जा ही रहा था, बगल से कैल्शियम अंदर आ गया, तो उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो वो फेज कौन सा हो गया, फेज 2। ठीक है। फेज 2 मतलब प्लेट्यू स्टेज, ये प्लेट्यू बना दिया ना, तो इसको कहते हैं प्लेट्यू स्टेज। देखो इसमें क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आ जाना। ठीक है। थ्रू कैल्शियम चैनल्स, और पोटेशियम बिगिंस टू लीव द सेल्स, पोटेशियम बाहर जा ही रहा है लेकिन साथ में कैल्शियम भी अंदर आ रहा है, इसलिए ये बैलेंस। थोड़े टाइम बाद कैल्शियम थक गया, तो फिर कौन आ गई, फेज 3। फेज 3 में नीचे क्यों आ रहा है बताओ, रिपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि पोटेशियम तो बाहर को जाते रहेगा, वो कहेगा मैं क्यों मानू ना, तो पोटेशियम बाहर को जाते रहेगा, तो ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और अल्टीमेटली फिर फोर्थ स्टेज आ गई, तो इसमें दोबारा से सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन में चली गई, यानी -90 मिली वोल्ट में दोबारा से चली गई। ठीक है। तो यही सब होता है, इसी को कहते हैं आपका क्या, कार्डियक रिदम्स। इसी, यही प्रोसेस अगर प्रॉपर होगी तो आपका रिदम बना रहेगा। ठीक है। इसी में अगर कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई तो आपके रिदम ऊपर नीचे हो जाएंगे, और उस केस को हम क्या कहते हैं, अरिथमिया। ठीक है। अगर इसी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई तो रिदम्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, और उसी केस को हमने क्या कहा, अरिथमिया। ठीक है। नाम में ये देखो, रीदीमिया, अरिथमिया मतलब। ठीक है। तो मतलब जो रिदम्स है वो एबनॉर्मल हो गए। ये वाली स्लाइड सबको समझ आई, ओके अगली में चलते हैं। वही चीज है। अभी अब बताओ, इसको आप लोग नहीं समझ पाओगे, पढ़ो उसको जो मैंने समझाया। फेज 0 क्या कह रहा है, फेज 0 में डीपोलराइजेशन हो रहा था ना, ग्राफ ऊपर जा रहा था। क्यों, क्योंकि फास्ट इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयन अंदर गया। अच्छा फेज 1 में क्या बोल रहा है, रैपिड रिपोलराइजेशन, थोड़ा सा रिपोलराइजेशन हुआ। क्यों, क्योंकि देखो सोडियम अंदर आना तो बंद हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोराइड क्या हो गए, सेल के बाहर जाने लगे, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, फेज 1। अच्छा फेज 2 प्लेट्यू आ गया था। प्लेट्यू क्यों आया था, क्योंकि कैल्शियम ने एंट्री कर दी थी और पोटेशियम बाहर को ही जा रहे थे। ठीक है, ऐसा हुआ था, तो ये हो गया फेज 2। अच्छा फेज 3, फेज 3 में क्या हुआ था, सेकंड, एक बार तो रिपोलराइजेशन हो गया है ना, ये दूसरी बार हो रहा है, तो सेकंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन, मतलब पोटेशियम बाहर जा रहा है ड्यू टू कैल्शियम चैनल, क्योंकि बंद हो गया है, सिर्फ पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसलिए वो तुरंत ग्राफ क्या हुआ, नीचे आ गया। और फेज 4 में क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दोबारा से रेस्टिंग में चले गया वो। ठीक है। अब बताओ इसमें आप लोगों को टफ लगा कुछ, कहीं से कहीं तक टफ लगा। अब मेरे को ना किसी की हेल्प चाहिए, नेट चाहिए मुझे, नेट मेरा खत्म हो गया है, क्योंकि ये वाला एक वीडियो है अरिथीमिया का, वो खोलना है।
क्या करो? क्यों खराब सा दिख रहा है? हाँ, किसने खोले? पासवर्ड भूल गया। बताओ भी, पासवर्ड डालो। अच्छा, यही है पासवर्ड है। अरिथीमिया में क्या हुआ देखो, ये नॉर्मल हार्ट है और ये अरिथमिक पेशेंट का हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि देखो, ऐसे साइनस नोड, ठीक है, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुए, फिर ये इंपल्स कहाँ गए देखो, एवी नोड में गए, एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स, और उधर से फिर ये पुरकेंजिया फाइबर से पूरे हार्ट में फैल गए, ठीक है। नॉर्मली देखो, और कोई रीजन जो है इम्पल्स को जनरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन कर रहा है? ऐसे नोड, यही थोड़े थोड़े इधर उधर करके भेज दे रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अरिथमिक पेशेंट का हार्ट देखो एक बार, तो ये हट जाना भाई। अब वो कट कर दो। आ रहा है आगे, ठीक है। जो अरिथमिक पेशेंट का हार्ट है, इसमें देखो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किए है, लेकिन कोई और भी इम्पल्स जनरेट कर रहा है, देख रहे हो? इधर उधर से अंटे संटे इम्पल्स खुद ही जनरेट हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो हार्ट क्या करता है, ये जो छोटे छोटे इम्पल्स है ना, इनको भी ले लेता है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि हार्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हार्ट अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता, तो अपने अंदर से सारे ब्लड को पास कर देता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं कर रहा है, बस आधा कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर से रिलैक्स हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? इतने छोटे छोटे इंपल्स को ले रहा है वो, और फटाफट काम कर रहा है, उसको जैसे जैसे इंपल्स मिलते जा रहे हैं उतने फास्ट फास्ट वो काम करते जा रहा है, तभी तो अरिथीमिया हो रहा है। तो ये देखो, ये इधर से भी इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, और ये इंपल्स जाके कहाँ आ रहे हैं? यार ये तो बहुत कबाड़ कर रहा है फिर बीच बीच में, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, इससे बहुत ऑलरेडी रिकवर्ड अनसेव्ड गया क्या? गया, चलो कोई नहीं, वो हमने देख भी ली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि इधर उधर से अनशंट इंपल्स जो जनरेट हो रहे थे, उसको वो लेके अरिथीमिया कॉज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जो अरिथीमिया होता है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखो, सबसे पहले है ब्रेडी अरिथीमिया। जहां भी ब्रेडी वर्ड आएगा मतलब स्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंपल्स कंडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, प्रॉपर इंपल्स उसको मिल ही नहीं पाएगा। इंपल्स नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हार्ट पंप नहीं करेगा, ठीक है। पंप नहीं करेगा, बहुत स्लो स्लो पंप करेगा, जैसे एक बार पंप करा, थोड़ी देर बाद बहुत आराम आराम से पंप करेगा, बहुत आराम आराम से, जो इसकी स्पीड है उससे बहुत कम से। इस केस में क्या हो गया, ब्रेडी अरिथीमिया, उसके इंपल्स ही नहीं मिल पा रहे उसको, तो बेचारा पंप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है टैकी अरिथीमिया, टैकी लग गया तो मतलब फास्ट, उसको कांस्टेंट और इंपल्स मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंपल्स मिलते जा रहे हैं वो क्या करते जा रहा है, पंप करते जा रहा है, तो वो हो गया आपका टैकी अरिथीमिया। ये किसकी वजह से होता है, जब इंपल्स बहुत ज्यादा कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है आर्ट्रियल फ्लटर। आर्ट्रियल मतलब हार्ट का ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रिकल तो नीचे होता है ना, वेंट्रिकल से ऊपर वाला क्या होता है, आर्ट्रियल। तो वहां पर को जब हार्ट क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बस ऐसे 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 वो करेगा, फ्लर्ट करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा सिर्फ, वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत फास्ट सिग्नल मिल रहा है, या फिर आधे अधूरे सिग्नल मिल रहे हैं, कुछ तो उसमें दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से हार्ट पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, खाली कांप रहा है, खाली इस तरीके से हिल रहा है, वो फ्लटर कर रहा है, तो उसको कहते हैं आर्ट्रियल फ्लटर। अब इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी देखो, अगर ऊपर से आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो साथ साथ में वेंट्रिकल भी तो कर रही है,
वेंट्रिकल नीचे से आर्टरी को तो सपोर्ट करेगी ना, तो अगर ऊपर से वो कर रहा है फिर नीचे से भी वो पंप कर रहा है, इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि आर्टरियम इतना तेज कर रही है कि वेंट्रिकल उसको पकड़ ही नहीं पा रही है, तो वेंट्रिकल अंटे संटे कुछ भी पंप करेगी, ठीक है, उन दोनों में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं आपका आर्टरियल फ्लटर। इट इज अ टाइप ऑफ हार्ट रिदम डिसऑर्डर इन विच द हार्ट्स अपर चैम्बर एट्रिया बीट्स टू क्विकली। हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर होगा वो बहुत ज्यादा तेज तेज बीट करेगा, उसको कहते हैं आर्टरियल फ्लटर, ठीक है। आर्टरियल फिब्रिलेशन, इसमें क्या होगा कि और ज्यादा उसको कैसे भी सिग्नल मिलेंगे वो और ज्यादा काइंड ऑफ वाइब्रेट ही करेगा, ठीक है। फ्लटर का ही बड़ा वर्जन है कौन, फिब्रिलेशन। वो कतई वो करेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, वो अब खाली ऐसे ऐसे हिल रहा है, हार्ट की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, इसको कहेंगे आर्टरियल फिब्रिलेशन। उसके बाद है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं PSVT, ठीक है। इसमें क्या होगा, एपिसोड्स आएंगे, जैसे ECG में अगर आप लोग देखोगे तो पहले क्या होगा, तेज 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 हार्ट अपनी रिदम्स देगा, हार्ट की रिदम्स तेज 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 आई, थोड़े टाइम के लिए रुक गई, फिर और तेज तेज आई, मतलब एक एपिसोड जैसा आएगा, एपिसोड पे एपिसोड आएंगे, वो हो गया आपका PSVT, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, देखो सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, किसके, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के ऊपर कौन होता है, आर्टरिया, तो ये कहाँ हो रहा होगा PSVT, आर्टरिया में, क्योंकि इसने नाम पे ही बोला है सुपरा वेंट्रिकुलर, ठीक है, वेंट्रिकुलर के ऊपर, तो ये हो गया आपका PSVT, ठीक है। इसमें देखो एपिसोड आएंगे, हार्ट रेट तेज तेज हो जाएगा, बीच में एक एपिसोड आएगा, फिर उसके बाद फिर शांत हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर हार्ट रेट तेज तेज हो जाएगी, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम PSVT। उसके बाद अब ऊपर के तो सब आर्टरिया वाले हो गए, अब हम नीचे वेंट्रिकल में भी तो कुछ होगा, तो फिर उसके बाद आगे अगला वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो अब वेंट्रिकुलर में क्या होगा, जो हार्ट का नीचे वेंट्रिकल वाला रीजन है वो बहुत तेज तेज बीट करेगा, ठीक है। तो ये फास्ट एबनॉर्मल हार्ट रेट कहाँ, हार्ट के नीचे वाले रीजन में। उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन मतलब वही कांपना हार्ट का, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना होना, तो वो फिब्रिल वेंट्रिकल वाले रीजन में होगा, तो उसको कहेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसके बाद कौन है, AB ब्लॉक। अब आप ही लोग बताओ, अगर AB ब्लॉक हो गया, ऐसे ने कहा सिग्नल भेजे थे AB में, AB अगर ब्लॉक हो गया तो इंपल्स मिल पाएंगे, हाँ, और अगर इंपल्स नहीं मिलेंगे तो क्या कंडीशन होगी बताओ, ब्रेडी अरीथमिया हो सकता है ना। इंपल्स अगर उसको प्रॉपर नहीं मिले तो वो क्या होगा, बहुत धीरे 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 बीट करेगा हार्ट, होगा, और जब भी उसको इंपल्स मिलेंगे तेज बीट कर जाएगा, ठीक है, तो एबनॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मली काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप नाम से ही देख सकते हैं अलग अलग टाइप के अरीथमिया है, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट स्लाइड में, अब मैं इससे आगे फिर कल भी बताऊंगी कैसे कैसे ड्रग इस अरीथमिया को ठीक करती है। आज थोड़ा थोड़ा ड्रग के बारे में पता कर देते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था आपके वॉगन विलियम सिंह ने, ठीक है, VW सिंह, ठीक है, VW सिंह ने किस एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन दिया था, ये पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है बड़ी अलग तरीके की है, देखो ये किसमें है, 4 क्लास है इसमें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। अब जो क्लास 1 है ना, वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पीछे सो गया वो लड़का, नमन। क्लास 1 जो है वो वाले जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है, नॉर्मली सोडियम चैनल ब्लॉक होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्लास 1 के अंदर क्लास 1A, 1B और 1C 3 कैटेगरी है। 1A के अंदर कौन कौन सी ड्रग है, क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, और 1B और डिसोपायरामाइड भी है 1A के अंदर, ठीक है। 1B के अंदर लिग्नोकेन हो गया, और 1C के अंदर फ्लीकेनाइड हो गया। लिग्नोकेन जेली आप लोगों ने यूज की होगी ना, एनेस्थीसिया लग जाता है तो जेली लगा देते हैं, या कहीं पे टाके लगाने होते हैं हल्का फुल्का तो जेली लगा देते हैं लिग्नोकेन, वो किस में है आपका क्लास 1 के 1B में है, ठीक है। अब क्लास 2 देखो, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं हम लोग यहाँ, बीटा ब्लॉकर क्यों दे रहे होंगे बताओ, बीटा ब्लॉकर क्या करता था, हार्ट में प्रेजेंट होता था और हार्ट रेट को डाउन कर देगा,
बीटा को अगर हम ब्लॉक कर देते थे तो हमारा हार्ट रेट डाउन हो जाता था। तो अगर देखो इधर क्या हो रहा है, कभी कभी हार्ट बहुत तेज चल रहा है ना, तो उसको स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। उसमें जैसे एटिनोलॉल हो गया, सोटालॉल हो गया, सब लॉल वाले ड्रग्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा है तीसरा है आपका प्रोलॉन्ग एक्शन, ये पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, सॉरी, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर वाली कैटेगरी है। ये कैटेगरी में जो ड्रग आएंगी वो आएगी आपके एमियोडारोन, डोफिटिलाइड और इसमें सोटालॉल। देखो एक चीज देखो, कंफ्यूज मत होना, सोटालॉल क्लास सेकंड में भी आ रहा है और क्लास थर्ड में भी आ रहा है। ठीक है, सोटालॉल की दो क्या वो है, फिर एक तो ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता होगा, दूसरा बीटा चैनल, बीटा को भी ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो सोटालॉल। और जो फोर्थ है उसमें विरापामिल और डिल्टियाजेम, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हम देते हैं किसमें, अरीथीमिया को ठीक करने के लिए। अब कल मैं इसमें क्या बताऊंगी कि ये ड्रग्स किस तरीके से अरीथीमिया को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा अरीथीमिया क्या होता है, क्या होता है बताओ, बताओ। ओके, और क्या क्या पढ़ा आज आप लोगों ने, तो कितने फेज होता है टोटल, हाँ, अगर आप लोगों से फेज एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोलेगा, आप लोग कर लेंगे। यहाँ से तो होगा नहीं। Or lower at rest. A normal heart rate and rhythm ensures the delivery of oxygen-rich blood to all of the body's organs, such as the brain and lungs. A group of cells in the heart, called the cardiac conduction system, uses electrical impulses to control the speed and rhythm of each heartbeat. Each heartbeat starts. अरे छिची किसका नेट है ये, इसको ध्यान से सुनो, ये कंडक्शन सिस्टम की बात कर रहा है जो हमने बात की ना, ऐसे नोड, एवी नोड।